कि कहते हैं कि गिरते हैं मैदाने जंग में वही शेरे सवा शेर, वो गिरे ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल संजय क्लासेस पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की, जिसमें जो हमारी बुक नंबर 2 है उसके जिस भी प्रकार से क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे मैं आप सभी को कराने वाला हूं। तो यानी कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो उसके लिए भी ये वाले जो पीडीएफ रहने वाली है, जो हमारी आज की क्लास है, एकदम से कह सकते हो रामबाण क्लास रहने वाली है। जो टॉप 35 क्वेश्चन है सेकंड नंबर बुक पॉलिटिकल थ्योरी के, उसके मैं आपके समक्ष लेकर आ चुका हूँ। ठीक है ना। पिछली बार शिकायत रही थी बच्चों की भैया इंग्लिश में लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इस बार मैं हिंदी में लिख के लेकर आया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। शेयर कर दो जहां पर भी, और अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट जरूर कर दिया। तो ये हमारे जो 8 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल थ्योरी उसी से लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजनीति क्या है। तो क्या लग रहा है राजनीति क्या है, तो उसी तरीके से आपसे पूछा जाता है राजनीति क्या है। तो राजनीति इसको कह सकते हो कि परिभाषित करने के लिए जो विद्वान रहे हैं, जो भी हमारे थिंकर्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इसके लिए अलग अलग अपने व्यूज दिए, अलग अलग मत दिए। जैसे एक ने क्या बोला कि राजनीति तो क्या है, शासन करने की कला है। क्या है राजनीति? शासन करने की कला है। और दूसरे थिंकर उन्होंने क्या बोला कि राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है, कि सरकार को किस तरीके से अपना काम करना है, जो भी सरकार के फंक्शंस हैं उसको कैसे आप सुचारू रूप से चला पाएंगे, वही क्या करती है, राजनीति बताती है। आई होप इन चीजों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया कि पूछा जाता है कि आज राजनीति को किस तरीके से देखा जाता है। तो आज तो राजनीति को क्या होता है, जो आम नागरिक है वो तो इसको क्या बताता है कि अरे तो कैसी है, ये तो ब्लडी पॉलिटिक्स है। वो तो कहता है ये निजी स्वार्थों से भरी हुई है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, राजनीति में निजी स्वार्थ, अपना स्वार्थ जो होता है, अपनी जो इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति करने के लिए इंसान राजनीति में आ जाता है। लेकिन जो राजनेता है उनके हिसाब से क्या है, वो तो कहते हैं कि हमको जन की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। और क्या कह रहे हैं कि जन कल्याण से इसका संबंध है। जो भी बताया कि वो क्या कहते हैं, जो नेता लोग हैं उनके लिए तो क्या है, जन कल्याण है। अब कैसे गलत भी नहीं है, क्योंकि जन कल्याण तो कर ही रहे हैं आकर। ठीक है, तो राजनीति और क्या है, प्रशासन संचालन के विवादों को हल प्रस्तुत करती है, कि जो प्रशासन है अगर वो हमारी बात नहीं सुनता है तो राजनीति के जरिए उसको कार्यवाही की जाती है। तो जितने विवाद होते हैं उनको क्या करा जाता है, हल किया जाता है। तो ये काम क्या करता है, राजनीति करते हैं। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं राजनीति क्या होती है। जो हमारी बुक जिसमें कह सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, अब क्वेश्चन नंबर 2 उसी से रिलेटेड है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई डू वी नीड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्यों पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी, तो क्यों पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जिसको कह सकते हो, अगर आप बेटा कॉपी पेन लेकर बैठना, और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उतना मैं आराम से रुका हुआ हूं उस पर कि आप इसको खुद नोट डाउन कर सकते हो। तो क्यों है, तो भविष्य में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, एक उचित निर्णय लेने वाला बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हमारे पास में इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे निवारण किया जाना है, तो वो हमारा क्या काम करेगा, वो हमारे पॉलिटिकल थ्योरी करेगा। और दूसरा, एक अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन करना जरूरी है, स्टडी करना जरूरी है। कि अगर हमें क्या बनना है, एक नागरिक बनना, वो भी कैसा बनना है, अवेयर नागरिक बनना है, जिसमें हमें अपने राइट्स का पता हो। ठीक है, सरकार के ऊपर किस तरीके से बाउंडेशन लग सकती है, जो उनके अकाउंटेबिलिटी है वो भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो वो होता है जागरूक नागरिक। चेतना जागृत करने के लिए, मत देने के लिए, यानी कि वोट देने के लिए। और वोट देना ही जिसमें कह सकते हो सबसे बड़ा हमारा रोल होता है, जिस दिन हम क्या करते हैं, सीधा लोकतंत्र में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं। तो उस लोकतंत्र के मंदिर में जिसमें कह सकते हो जब हम वोट देने जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें सबसे पहले वैल्यूज को महत्व देना चाहिए कि आखिर क्या काम किया है सरकार ने, उसके आधार पर हम वोट देते हुए चले। तो यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है उस दिन के लिए, सारे काम छोड़कर हमें अगर वोट देने के लिए जाना तो वही मत देने के लिए, क्योंकि हमारे को उस दिन अगले जो 5 साल सरकार आने वाली है उनको चुनना है, यानी कि अपना भविष्य चुनना है। तो वही चीज भविष्य में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका निवारण वही। तो समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए, आंदोलन को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। यानी कि जिसमें कह सकते हो पूर्वाग्रह का मतलब ही क्या होता है, जो हमने पहले से ही चीजें अपने मन में बना ली हैं उसको हमें क्या करना है, एंड करना है। यानी कि एक नए
आउटकम्स की तरफ जाना है। जो भी हमारे पास में आंदोलन है उनसे प्रेरणा लेनी है और अब अपने आप को एक समाज को सही दिशा देने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत ये चीजें आपको पास में हमारे को उपलब्ध कराता है। और क्यों चाहिए? वाद विवाद करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, लाभ हानि का आकलन करने के बाद जो सही चीज है उस पर निर्णय लेने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत हमें यही चीज बताता है कि हमारे मूल्य क्या है, क्या समानता कितनी है, कितनी हमारे पास में स्वतंत्रता है, न्याय क्या है, क्यों न्याय में देरी हो रही है, वो सब चीजें इस पर है। इस नागरिकों के क्या कर्तव्य है, इसके अलावा कह सकते हो कि सरकार की क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो सब निर्धारित कर। तो निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, नीति बनाने के लिए भी कि किस प्रकार की नीतियां बनेंगी, किस प्रकार से हमें देश को आगे बढ़ाना है, जन कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाना है, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि आखिर लोकतंत्र जो हमें मिला है, लोगों का तंत्र, ठीक है ना, जिसमें लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, ठीक है ना, उसकी उपयोगिता, उसका महत्व समझने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। जितने भी हमारे पास में राजनीतिक सिद्धांत निकल कर आए हैं उन सब में बहुत ज्यादा बेटा स्ट्रगल लगा है, संघर्ष लगा है, तब तब हमें जाकर एक एक चीज मिली है, चाहे स्वतंत्रता रही हो, चाहे समानता रही हो, चाहे हमारे पास में न्याय रहा हो, सामाजिक न्याय हो, चाहे हमारे पास में धर्मनिरपेक्षता रही हो, सब चीजें बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर बहस सारी चीजें होती है, तब जाके जितने भी हमारे पास में अलग अलग विचारक रहे उन सब ने अपने मत दिए। तो अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए, भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है हमें इसमें, विभिन्न शासन प्रणालियों के अध्ययन हेतु एक छात्र होने के नाते हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमें राजनीतिक सिद्धांत, अच्छा चैप्टर वाइज चल रहा है, ये सब आपका जो फर्स्ट चैप्टर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत किसके, सर आपने ये तो बता दिया कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों चाहिए, लेकिन आखिर इसमें पढ़ते क्या है वो तो बताओ, क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत में? कोई बात नहीं बेटा, आपकी हर समस्याओं का हल मिलेगा यहाँ पर, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, हर एक का आंसर देंगे आपको। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? तो बताते हैं, चलो तुम्हें क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसमें हम राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ते हैं, जैसे कौटिल्य, इनका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, कार्ल मार्क्स, जीन जैक रूसो, महात्मा गांधी, अरस्तु, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है, इन सब के विचार क्या है उनको पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन भी किया जाता है। अभी बताया था कि हमारे को अपने अधिकार भी पता करने चाहिए और अपने कर्तव्य भी, ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बताता है कि इसके द्वारा हम राजनीतिक दलों का अध्ययन भी कर सकते हैं कि कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है ना, पार्टी सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था कितने हैं, कि 1 पार्टी सिस्टम है, कि 2 पार्टी सिस्टम है, कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक दलीय व्यवस्था है, कि 2 दलीय व्यवस्था है, कि बहुदलीय व्यवस्था है। और राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या है, उन चीजों को भी आगे लेकर बढ़ना है। राज्य और वहां की सरकार के बारे में पढ़ते हैं। अब ये राज्य है और वहां की सरकार किस तरीके से कर रही है, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक, इसमें कह सकते हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि हमारे पास में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो वो सब चीजें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी बात करते हैं, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, क्यों है? टिप्पणी कीजिए, बताइए। अब तो बता रहे हैं कि लोकतंत्र को हमें सफल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नागरिकों को जागरूक होना क्यों जरूरी है? यह आज की भी प्रासंगिकता है, आज भी हमें पता होना चाहिए। आज इंसान या फिर जो हमारे नागरिक हैं उन सबके पास में यही चीज होनी चाहिए ताकि हम लोकतंत्र को और भी अच्छा बना पाए, ठीक है, क्योंकि हम उसमें जागरूक होंगे तभी हम अपने चीजों को समझ पाएंगे। तो पहला पॉइंट जिसमें कह सकते हो, जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है, कि जो नागरिक है, जो सिटीजन है, अगर वो अवेयर रहेंगे तो वो लोकतंत्र प्रजातंत्र को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। सेकंड, निरंतर देख रेख ही स्वतंत्रता की कीमत है, यानी कि निरंतर देख रेख का मतलब क्या? चेक एंड बैलेंसेस बनाकर रखने हैं। नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट इसी में कहता है, यदि उनके किसी अधिकार पर कोई हस्तक्षेप करता है, यानी कि मान के चलो कि किसी भी प्रकार से हमारे किसी अधिकार का हस्तक्षेप होता है तो उनके इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है और हम उसको कुछ कह ही नहीं रहे, नहीं, हमें आवाज उठानी चाहिए उसके विरुद्ध,
क्योंकि अन्याय को सहना भी कहीं ना कहीं एक अन्याय ही है। तो सार्वजनिक, फोर्थ पॉइंट जिसमें कह सकते हो, तो वो आता है सार्वजनिक विषयों के प्रति उदासीन रहना ठीक नहीं है। उदासीन का मतलब है न्यूट्रल नहीं रहना है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी है, ये नहीं कि हमें चुप ही बैठना है। इससे शासन पर कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व हो जाता है। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो शासन को लगेगा कि कुछ बोलते ही नहीं है। तो इसीलिए शासन पर आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन विषयों में प्रत्येक नागरिकों को सक्रिय भाग लेना चाहिए। राजनीतिक समस्याओं और घटनाओं के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। और तथा राजनीतिक चुनाव में, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा, चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। जो राजनेता कर रहे हैं उन सबसे बहुत ऊपर है राजनीति। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि राजनीति सबसे बढ़कर जो राजनेता करते हैं। वास्तव में सेकंड पॉइंट कह रहा है, वास्तव में जो राजनेता करते हैं केवल उसे ही राजनीति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनेता अपने लाभ के लिए गलत कार्यों को भी सही ठहराने की कोशिश करेंगे। उनके हिसाब से तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस हमें समझना है, एक नागरिक को समझना है कि हमारे लिए क्या बढ़िया है क्या नहीं है। तो नेता लोग जो राजनेता है वो तो वो करेंगे ना जिससे उनको फायदा हो रहा है। तो हमें देखना है कि हमारे पर्यावरण को किस तरीके से फायदा हो रहा है, वो हमें चूज करना है, राजनेताओं को नहीं। ठीक है, वो हमारे लिए, हम पर शासन करने के लिए गए हैं, तो हमारे लिए अच्छा करना है। अगर अच्छा नहीं होगा तो हम आवाज उठा सकते हैं, ये नहीं कि खुली छूट दे दी जाए कि आप ये सब कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बात करता है कि अतः उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। राजनीति सरकार के कार्यकलापों के अतिरिक्त संस्थाओं से भी संबंधित है। कि सिर्फ सरकार तक नहीं रहना, जो भी संस्थाएं आ रही हैं, सार्वजनिक संस्थाएं, उनसे भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कि राजनीतिक विज्ञान भी है और नहीं भी है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कहते हैं जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये साइंस भी है और नहीं भी है। बताओ कैसे नहीं है? क्वेश्चन बहुत घुमाकर है पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं राजनीतिक विज्ञान कैसे है। तो देखिए, बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान कैसे है। तो जो विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनका तर्क है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है और उसी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, उसमें निरंतरता होती है, ठीक है, सीक्वेंस होता है। तो वही काम तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी कर रहे हैं। तो कह रहे फिर तो हम मना नहीं कर सकते। तो कह रहे ये भी बिल्कुल साइंस है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट बात करता है कि इसमें प्रयोग संभव है। राजनीतिक सिद्धांत में भी तो हम, राजनीतिक विज्ञान में भी तो प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भी तो हम भविष्यवाणी करते हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। अगर ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो फिर आने वाले समय में क्या हो सकता है क्या नहीं, तो भविष्यवाणी तो कर ही रहे हैं। तो इतिहास एवं समस्त विश्व इसकी प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसलिए लगता है राजनीतिक विज्ञान है। सेकंड जो बोला था राजनीतिक विज्ञान नहीं है, तो वो कैसे नहीं है विज्ञान, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो जो लोग इसे विज्ञान नहीं मानते, उनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। कह विज्ञान तो है हमारे पास में, लेकिन विज्ञान हर चीज के पीछे अपना एक लॉजिक देता है, अपना कुछ ना कुछ कारण देता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के जो सिद्धांत है वो स्पष्ट नहीं है। हर एक उस पर अलग अलग मत है। तो राजनीति में समान कारण होते हुए भी विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं निकलते। तो ये चीजें कह रहे हैं एक जैसे कारण में मिल जाते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में एक जैसे परिणाम नहीं निकलते। इसके अलावा सेकंड पॉइंट कहता है इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है। जो उसने बोला था कि इसमें प्रयोग करना संभव है क्योंकि प्रयोगशाला के रूप में कर सकते थे, नहीं, वास्तविक प्रयोगशाला ही नहीं होती, कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पर क्या होता है साइंस लैब होती है, पॉलिटिकल साइंस लैब ही नहीं होती। तो कह रहा ऐसा है ही कहां। तो इसमें इसके अध्ययन वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाना संभव नहीं है। इसमें नहीं है हमारे पास में कोई केमिकल रिएक्शन, ये सब चीजें कर देंगे, तो कह रहे ये नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आता है जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था स्वतंत्रता, उससे क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले सबसे बड़ी बात करते हैं स्वतंत्रता क्या है। तो बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक इसमें कह सकते हो। तो बात क्या हो रही है, पहला पॉइंट कह रहा है स्वतंत्रता की अवधारणा का पहला रूप सामने आया, उसके बाद में इसकी प्रक्रिया स्वरूप सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार होता है। सबसे पहले स्वतंत्रता ही की बात की। सेकंड बात हुआ कि नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है। नकारात्मक जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना होना। वो चाहता है कि हमें बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी नियंत्रण ना किया जाए।
तो लेकिन सकारात्मक जो स्वतंत्रता बात करती है वो कहती है कि नहीं, नियंत्रित स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, जो नकारात्मक स्वतंत्रता चाहते हैं उनका मानना यह है कि अगर उनको बाइक चलाने के लिए दी जाए तो वो रोड पर जैसे मर्जी जिग-जैग तरीके से, टेढ़े मेढ़े तरीके से चलाएं, वो कहेंगे हम तो पूर्ण स्वतंत्रता है, तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता बात करती है कि नहीं, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने जरूरी है, नहीं तो वो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर लेंगे। इसलिए उनको बोला जाए कि वो एक लाइन में चलाएं, एक लेन में चलाएं, वो होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो। थर्ड पॉइंट बात करता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव होता है तथा उचित बंधनों का अस्तित्व होता है। तो नकारात्मक में कहता है हमारे पास में किसी भी प्रकार का भाई कोई भी बंधन मत लगाओ, कोई भी हमारे पर रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। लेकिन सकारात्मक क्या कहता है, नहीं, आपके ऊपर सकारात्मक रूप से जो अनुचित बंधन है उसको तो हटाएंगे, लेकिन जो उचित बंधन है उसको लगाया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर उनके ऊपर बंधन ही नहीं होंगे तो फिर तो हर एक जगह पर थूकते चलेंगे, पान सुपारी ये सारी चीजें। तो कह रहे नहीं, आपके ऊपर उचित बंधन लगाया जाएगा, यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो पब्लिक प्लेसेस में कह सकते हो कि नकारात्मक बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट जिसमें बात होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं तथा 19वीं शताब्दी की स्वतंत्रता, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की स्वतंत्रता है। तो ये चीज नहीं। और क्या आता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमा में रहकर ही कुछ कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि राइट टू स्पीच का जितना मर्जी आए, चाहे वो हेट स्पीच हो, सब चीजें लग जाएंगी, लेकिन नहीं, सकारात्मक कहता है कि नहीं, आप ऐसी स्पीच नहीं दे सकते, ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे देश की एकता व अखंडता खराब हो, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 8, हानि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछ ही लिया जाता है। किसने दिया था, तो ये जीएस मिल ने दिया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। इसके व्यक्ति का भी नाम पूछा जाता तो क्या था, जॉन स्टुअर्ट मिल था उनका हानि सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हानि सिद्धांत जेएस मिल, जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल भी बोलते हैं शॉर्ट में, जेएस मिल। प्रतिपादित किया गया था, उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तब लगाया जा सकता है जब खुद की आत्मरक्षा करनी हो, या एक सभ्य समाज के किसी व्यक्ति की सहमति के बिना तब लगाया जा सकता है जब किसी अन्य व्यक्ति को बचाना चाहते हो। तो इसने क्या बोला, हानि सिद्धांत जब लगाना है, यानी इसका मतलब क्या है कि एक की स्वतंत्रता बचाने के लिए दूसरे को हानि उठाने पड़ रही है। तो कह रहे जब लगाना व्यक्ति के ऊपर, जब खुद की आत्मरक्षा की बात आ जाए तब हम क्या करेंगे, उसको अपने आप से बचाने, सॉरी अपने आप को उससे बचाने के लिए हम उसकी स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। ठीक है, तब इसको बताता है कि जब और किसी और को बचाना हो, ठीक है ना, और किसी सभ्य समाज के अंदर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना तब भी लगाया जा सकता है जब हमें किसी को बचाना हो। पता चल रहा है कि इस व्यक्ति से पूरे समाज के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, इससे खतरा बढ़ जाएगा, तो हम उससे पूछेंगे भी नहीं कि तेरे ऊपर बंदिश लगाए या ना लगाए, लगा दी जाएगी। अच्छा, बंदिश लगाने का काम कौन करेगा, तो ये करेगा हमारा राज्य, स्टेट लाइन। ठीक है, तो ये चीज है, ये नहीं कि समाज को ही आगे आना पड़ेगा, समाज जागरूक होना जरूरी है और स्टेट के जरिए लगाया जाएगा, कानून के जरिए लगाया जाएगा, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले लिया। हानि सिद्धांत आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि स्वयं संबंध व पर संबंध कार्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी पूछा जाता है, सेल्फ रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड। सेल्फ का मतलब, स्वयं का मतलब क्या है, जिसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ हम पर पड़े, कर्ता पर पड़े, वही है। तो इसमें क्या है, इसमें किए जाने वाले कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। पर संबंध इसका उल्टा है, इसमें किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी पड़ता है, उसको बोलते हैं पर संबंध, जिसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ रहा है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो अपने घर में बैठकर कोई काम कर रहा है, तो उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ रहा है। या मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति है जो पढ़ ही नहीं रहा है या क्लास में सो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन पता चल रहा है वो बातें करके पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके वो दूसरों का भी नुकसान कर रहा है। खुद तो कर ही रहा है, आप दूसरों का भी कर रहा है, लेकिन अगर वो सो गया तो सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन अगर वो जगा रहा और दूसरों का नुकसान भी कर रहा है। बाकी इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने स्कूल का इसलिए लिया था कि आप स्कूल में इन कार्यों का, स्वयं संबंध में इन कार्यों का निर्णय लेने अधिकार राज्य किसी बाहरी सत्ता को हस्तक्षेप नहीं होता स्वयं संबंध में, लेकिन जब इसका असर दूसरे के लोगों पर पड़ता है तब क्या हो जाता है, तुरंत
हमारे पास में बाहरी प्रतिबंध लग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप जब तक डीजे बजा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उस डीजे से कोई पढ़ने वाला बच्चा है या फिर वहां पर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हार्ट या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, स्टेट को बीच में आना पड़ेगा, उसको बंद करवाना पड़ेगा। तो यानी कि पर संबंध, क्योंकि उससे दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर पूरा होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। इससे आपको क्या अभिप्राय है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, राइट टू स्पीच। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात व विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। तो जो भी व्यक्ति के विचार है, अपनी बात है, उसको रखने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति के विचार, बातों से किसी जाति या धर्म को ठेस ना पहुंचे, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। और किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को सुनने में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कब किया जा सकता है? बस वो देश की एकता व अखंडता के खिलाफ कुछ ना बोले, वो किसी भी समुदाय को इस तरीके से अपने भाषणों में भड़काए ना कि जिससे भीड़ उग्र हो जाए, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जिससे देश की एकता व अखंडता हो। ठीक है ना, एकता व अखंडता को नुकसान ना हो। बस इस तरीके से हमारे ऊपर यही लिमिटेशन है, बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है ना, प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, बस इतना ध्यान रखना है उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज शब्द से क्या अभिप्राय है? तो स्व मतलब अपना और राज मतलब अपना राज। तो यानी कि जिसको कह सकते हो स्वराज का अर्थ स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं थी, बल्कि ऐसे समस्याओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित कर देते हैं। तो यानी कि अगर ह्यूमन हो तो ह्यूमनिटी दिखाइए, मनुष्य हो तो मनुष्य बनकर दिखाइए, वही कहता है स्वराज। क्वेश्चन नंबर 12, समानता के राजनीतिक पक्ष का विवेचन कीजिए। समानता का राजनीतिक, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है हमारा समानता। 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं हमारे। राजनीतिक सिद्धांत हो गया, स्वतंत्रता पूरा हो गया, जो उसके क्वेश्चन सर वो करा दिया। अब समानता तीसरा चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो समानता के राजनीतिक पक्ष का विवेचन कीजिए। तो राजनीतिक पक्ष क्या है समानता का? तो राजनीतिक समानता का अर्थ क्या होता है कि राज्य में सभी नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी कि किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने का उसको अधिकार हो, कि वही सिर्फ और सिर्फ ऐसा थोड़ी कि कुछ ही लोग खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, नहीं, हमारा को यही समानता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, मेल हो फीमेल हो, सब कोई कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी उसके पास में अवसर हो, बिना किसी भेदभाव के। सरकार यदि नागरिक पर अत्याचार करती है तो प्रत्येक नागरिक को उसकी आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी एक के ऊपर हो रहा है तो बाकी सबके सब शांत बैठ गए, नहीं, हमारे ऊपर तो नहीं हो रहा है ना, बढ़िया उसके ऊपर अत्याचार हो, नहीं, कल को वो जो गाज है वो हमारे ऊपर भी गिरेगी आकर, और तब वो शांत बैठा रहेगा। इसलिए दूसरे के दुख में भी शामिल होना जरूरी है, क्योंकि कल को वो दुख हमारे घर तक ना पहुंचे। इसके अलावा राजनीतिक पक्ष के अंदर राइट टू वोट की भी बात आती है, मत देने का अधिकार। ठीक है, तो 5th पॉइंट है, किसी भी नागरिक को उसकी जाति, रंग, लिंग, संपत्ति, शिक्षा तथा आधार पर मत दान करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जो मैं बात कर चुका हूँ, राइट टू वोट, वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना दिया जाना चाहिए, और वही होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगली बार, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, समानता के 3 आयाम कौन से? हर बार पूछा जा रहा है आयाम, तो 3 ही आयाम है, ठीक है ना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो पहला आयाम राजनीतिक समानता, उसी की बात करते हैं। तो राजनीतिक समानता क्या? वही चीज है, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना। राजनीतिक समानता में शामिल है समान नागरिक अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। ठीक है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, राइट टू वोट है हमारे पास में। इसके अलावा संगठन बना सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्थिक समानता में क्या है कि आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी हो चाहे निर्धन हो, उनके बीच की जो खाई है, जो इनका गैप है, वो कम करना है, वही तो आर्थिक समानता है। और इस तरीके से संसाधनों का वितरण करना है कि जिसमें सभी तक, सभी व्यक्तियों की पहुंच हो। किसी भी समाज में धन या आमदनी को पूरी तरह से शायद ही समाप्त किया जा सके, परंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ही गैप तो कभी कम नहीं होगा किसी भी समाज में, हाँ, लेकिन
जो व्यक्ति यहाँ पर था वो यहाँ पर पहुंच पाए, इतने अवसर की उपलब्धि करवा दे। थर्ड है सामाजिक समानता। तो राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य, असुविधा, शिक्षा, आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया। समाज के वंचित वर्ग और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो ये है सामाजिक समानता, जिसमें हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है, पोषक है, जिसमें मिड डे मील, ये सब चीजें आ रही है, न्यूनतम वेतन की गारंटी, तभी तो जी पाएंगे समाज में। तो वो सब चीजें होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो महिलाएं या वंचित वर्ग है उन सब की भी हमारे को जिम्मेदारी है उठाने के लिए। राज्य को बाधित करना पड़ेगा, राज्य को प्रेरणा देनी पड़ेगी कि आप इस तरीके से काम करें। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्राकृतिक असमानता कैसे है? तो कह रहे प्राकृतिक असमानता तो जन्मगत होती है, हमेशा जन्म से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक असमानता प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है। और कहते हैं प्राकृतिक असमानता को सुधारा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? इनका मानना यह है कि जो प्रकृति है उसने हमेशा क्या करा है, हमें कह रहा है कि हमें ही असमान बनाकर भेजा है। देख लो किसी की भी शक्ल एक जैसी नहीं है। इनका मानना यह है कि एक जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं मिलता, जिसको एक जैसा बनता करे तो इनमें यह असमानता है। तो सामाजिक असमानता किस प्रकार से? प्राकृतिक असमानता की हमने बात कर दी थी, इसको सुधार नहीं जा सकता। सामाजिक असमानता जिसमें कह सकते हो जन्मबद्ध नहीं होती। सामाजिक असमानता का संबंध जन्म से नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक जो असमानता होती है वो समाज द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि उसको समाज बनाने का काम करता है कि ये कास्ट ऊंची है, ये कास्ट नीची है, इस तरीके से ये क्या हो रहा समानता, जिसमें कह सकते हो कि पुरुषों महिलाओं के बीच में समानता। सामाजिक असमानता को सुधारा जा सकता है कि किसी प्रकार से, जैसे सामाजिक असमानता के पहले जो स्त्रियां थी उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके पास में शिक्षा तक, डिसीजन मेकिंग पावर, राजनीति, इन सबसे दूर रखा जाता था। लेकिन हमने उस असमानता को क्या करा, सुधार। क्वेश्चन नंबर 15 आता है मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारणा को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मार्क्सवाद क्या है? जिसने किसने दिया था? कार्ल मार्क्स द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जिन्होंने बताया कि संसाधनों का राज्य पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि राज्य का संसाधनों पर नियंत्रण होता है और राज्य व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को वितरण करता है। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, जो भी व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार ही संसाधनों का वितरण करना है। इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने पर विश्वास करते हैं। इनका मानना यही था कि क्रांति के द्वारा जो वर्ग विहीन समाज, जिसकी कल्पना करते हैं, ठीक है ना, कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार से वर्ग नहीं होते, तो इनका मानना यही है कि क्रांति के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। उदारवाद उसका उल्टा है। उदारवाद क्या बात करता है? तो उदारवाद जो बात करता है वो संपत्ति व्यक्तिगत नियंत्रण पर आधारित होती है। वहां पर वो कह रहे हैं संपत्ति राज्य के हाथ में होनी चाहिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं नहीं, व्यक्ति के हाथ में छोड़ो। इसके अलावा राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होने की बात करते हैं, राज्य है, ठीक है ना, यहाँ पर वैसा होना। और थर्ड बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, जो उदारवाद है। फोर्थ पॉइंट आता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अधिकारों को प्राप्त करने पर जोर देता है। वो कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से करो, क्रांति का नहीं। देख लो वहां पर क्रांति का, सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से। इनका मानना है कि आंदोलन करिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र की शांति के अनुसार चीजें करिए, उससे अपने अधिकारों पर जोर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है सामाजिक अन्याय। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया, सामाजिक न्याय। ठीक है ना, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है सामाजिक अन्याय के अर्थ एवं महत्व का विवेचन कीजिए। तो सामाजिक अन्याय का अर्थ और विवेचन क्या है? तो जरा देखिए कि किसी व्यक्ति को जाति, रंग रूप, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के कारण समाज में सबसे समान अधिकार प्राप्त ना हो तो हम उस समाज को अन्याय कहेंगे।
कि जिसको पता चल रहा है कि जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, रंग रूप के आधार पर भेदभाव हो रहा है, काले गोरे में भेदभाव किया जा रहा है, क्षेत्र के आधार पर किया जा रहा है, भाषा के आधार पर किया जा रहा है, तो उसको न्याय कहेंगे। भारत में सामाजिक न्याय अधिकार अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि सदियों से यहाँ दलितों का शोषण होता हुआ है, जो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एससीज बोल रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया, जिससे वे समाज में, राज्य में अपने आप को अलग समझने लगे। इसको उनको लगने लगा कि हमारे लिए तो समाज है ही नहीं। ठीक है, इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 17, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना, मार्क कर लो इसको। रोल्स के न्याय सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। तो जॉन रोल्स है जिन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। तो जॉन रोल्स के बिना न्याय के सिद्धांत की बात ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने पहला पॉइंट जिसमें कह सकते हो किसकी बात करी, तो बात करी उन्होंने अज्ञानता के आवरण की, वेल ऑफ द इग्नोरेंस, ठीक है ना। अज्ञानता के आवरण द्वारा रोल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि व्यक्ति को यह अनुमान ना हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण का करने को दिया जाए, तो अवश्य ही वो ऐसे सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि अज्ञानता का अनावरण, कि उसको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या चीज है, तो वो जब नीतियां बनाएगा तो ऐसी नीतियां बनाएंगी जो सबके लिए क्या करेगा, सुविधाएं दे देगा। इसको बोलते हैं अज्ञानता का आवरण, कि उसके पास में अज्ञान है तभी वो सबसे बढ़िया चीजें बना कर देगा, कि उसको पता ही नहीं ना कि किस क्लास के लिए मुझे कुछ चीजें बनानी है, वो सबके लिए क्या करेगा, फिर एक जैसी नीतियां बनाकर देगा बढ़िया तरीके से। ये जॉन रोल्स का न्याय था। उसको पता ही नहीं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा नहीं है। कहां पर भेदभाव देखने को मिलता है कि ये सामने वाला यार ये तो अपना रिश्तेदार है, ये अपना दोस्त है, तब वो क्या करेगा, उसमें अन्याय करता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इसको पता ही नहीं है कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो फिर झंझट होगी। सेकंड बात क्या कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान की गहराई खाई, जो गहरी खाई है उसको कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां, आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया करना आवश्यक। तो ये है हमारे मूल मुद्दे, जिसमें शुद्ध पेयजल मिल रहा है नहीं मिल रहा, पता चल रहा है कि गंदा पानी आ रहा है तो उसका क्या फायदा होगा, राइट टू लिव हमारा कहाँ जाएगा। पता चले कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो नहीं बात कर सकते। आवास की सुविधा होनी चाहिए, हमारे पास में मकान अपने होने चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें हैं, न्यूनतम मजदूरी की कम से कम जो काम करने जाए तो इतना तो वेतन मिले, शिक्षा होनी चाहिए, भोजन होनी चाहिए। ये सब किसका काम है, राज्य का काम है, जो लोगों को मुहैया करवाए। और इन्हीं मूल्यों को आधार पर हमें अपने जो राइट टू वोट है उसका यूज करना चाहिए। तभी बोलते हैं कि ठीक है ना, कि इन सभी चीजों के लिए हम क्या बोलेंगे, सामाजिक न्याय यही होगा। समाज में न्याय किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 3 सिद्धांतों पर प्रकट, कि समाज पे सरकार ने क्या करा है, 3 सिद्धांत बताने हैं। तो 3 सिद्धांत क्या है, पहला, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, ये दिया है सरकार ने। समकक्ष के साथ, समकक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप क्लास 11th में है, तो क्लास 11th के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सभी के लिए सेम होगा, समान लोग हो ना आप, और आप सबके साथ में एक जैसा बर्ताव होगा, एक जैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज है। ऐसे ही कोई ग्रेजुएशन के हैं, कोई 12th के, कोई 8th के, तो वो समान, उनके जैसा वो समान लोग हैं तो समान बर्ताव, ठीक है। तो समकक्ष के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। उन्हें काम क्रियाकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि किस समुदाय के सदस्य हैं। उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि उनके साथ में जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और बोल रहे कि हम इस वाले समुदाय को तो काम नहीं देंगे, लेकिन जबकि काम किस आधार पर देना चाहिए, उनके क्रियाकलापों के आधार पर, उनकी स्किल्स के आधार पर देना चाहिए। सेकंड बात करता है समानुपातिक। समानुपातिक न्याय का मतलब क्या है, इसके अंदर किसकी काम करने के रहित मेहनत, कौशल, संभावित रखे खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक। इसका मतलब क्या है कि समानुपातिक न्याय का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको उसके अनुसार उसका वेतन मिले। ये नहीं कि वो ये कहे कि नहीं, जैसे मान के चलिए स्कूल के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि स्कूल में जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल है स्कूल के, ठीक है ना, टीचर्स हैं, इसके अलावा उसमें और भी जो वर्किंग काम करते हैं, ये नहीं कहेंगे कि हम सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि समानता है। नहीं,
समानता यही है, समानुपातिक न्याय बोलता है कि जो जिस पोस्ट पर है उसके अनुसार उसको जो वेतन मिल रहा है, तो उस पोस्ट पर जो भी होंगे उन सबको सेम वेतन मिलना चाहिए। आ रहा होगा पॉइंट समझ में? ठीक है, तो ये समानुपातिक न्याय है, जो जिस काम के लिए है उसको उसके अनुसार मिलना चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि एक स्वीपर ये डिमांड कर दे कि मुझे तो प्रधानमंत्री के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है उनके अनुसार उनको चीजें मिलेंगी, जो इज्जत है वो सारी चीजें उनको, जो भी अलाउंसेस वो सब चीजें मिलेंगी। तो मैं इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, नहीं। वो समानुपातिक न्याय है, जो मेरा काम है मुझे उसके अनुसार पारिश्रमिक मिल रहा है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। थर्ड बात करता है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। अब विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल कैसे हो सकता है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल जमा कीजिए। जिसमें हम किसकी बात करते हैं? दिव्यांग लोग। ठीक है ना। दिव्यांग है भाई, उनका कोई एक अंग से वो परेशान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उनके साथ में हम असमानता कर देंगे। मान के चलिए कि कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर देख नहीं पा रहा तो उसके लिए हम क्या कर पाएंगे? विशेष जरूरत है तो उसको हमें ऐसे मोड उपलब्ध कराने होंगे, उसको भी पढ़ना है तो हम क्या करेंगे? ब्रेल लैंग्वेज में दे देंगे। इसके अलावा ऑडियो बुक्स दे देंगे जिससे वो पढ़ पाए। और पेपर तो लिख नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि तो उनके लिए हम क्या करेंगे? स्क्राइब की सुविधा देंगे। ये होता है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। कोई व्यक्ति सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है तो उसके लिए व्हील चेयर है, और व्हील चेयर से भी कैसे उसको, लेकिन उसको जाना है कि मुझे यार ऊपर जाकर देखना, सेकंड थर्ड फ्लोर पर जाकर किस तरीके से दिखता है, तो ये थोड़ी, तो उसके लिए हम रैम्प वॉक इन सब कर सकते हैं, रैम्प्स बना सकते हैं, उस रैम्प्स पे वो चढ़ चढ़ कर जा सकते हैं। तो वो चीजें उपलब्ध कराने इसको बोलते हैं विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो बहुत बढ़िया बुक है जिसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? तो सामाजिक प्रतिबंध क्या है, पहला यही पूछा है, क्या अभिप्राय है, पहले इसका आंसर देना है, उसके बाद में बात करनी है। तो सामाजिक प्रतिबंध का आशय क्या है? एक समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा व्यक्ति का चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हो, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। तो यानी कि हमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित हो उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। बिना प्रतिबंधों की स्थिति अराजक हो जाएगी। अगर किसी को सबको खुला छोड़ दिया जाएगा तो सामाजिक स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी। फिर तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलेगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। जो पावरफुल लोग हैं, वो जो कम पावरफुल हैं या जिसके पास में पावर नहीं है, उनका शोषण होता चला जाएगा। तो सभी प्रकार के प्रतिबंध जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, तो जो प्रतिबंध जोर जबरदस्ती यानी बलपूर्वक लगाए जाते हैं जिसमें शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था में, ठीक है ना। तो कह रहा है वो प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए जो बलपूर्वक लगाए जाए, जोर जबरदस्ती लगाए जाए, जैसे तानाशाही में होता है। हमें वो प्रतिबंध लगाने जो समाज स्वीकार कर ले। जबकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा के लिए जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो परिस्थितियां देना आवश्यक है। जिस टाइम पर कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पर सरकार द्वारा जो प्रतिबंध है वो उचित प्रतिबंध थे, उससे लोगों का कल्याण हो रहा था। लेकिन अब नहीं लगाएंगे, पता चले कि नहीं आप सब घर में रहिए, तो वो नहीं है, वो तो अनुचित हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी, वो नहीं प्रतिबंध लगेंगे। वह सामाजिक प्रतिबंध जो व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो वही चीज है जिससे प्रतिबंध, वो प्रतिबंध लगने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो। वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है जो व्यक्तिगत समूह तथा राष्ट्रों के बीच संबंधों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अधिकार में कर्तव्य निहित है। चैप्टर नंबर 5 है अधिकार, वो स्टार्ट हो चुका है, 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, 4 चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो अधिकार में कर्तव्य निहित है, स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन आता है अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंधों के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो अधिकार के अधिकार वे दावे होते हैं जो हम अपने ही समाज के अंदर करते हैं। तो पहला है एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। जैसे व्यक्ति का जो अधिकार है वही दूसरे को कर्तव्य बन जाता है कि वह उसके अधिकार को माने तथा उसके किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। इस प्रकार के अधिकार से दूसरे कर्तव्य बनना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए, आपका अधिकार है अपने घर के अंदर, आप डिमांड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, मम्मी ये चीज चाहिए। लेकिन आप उसी तरीके से आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे का कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के लिए जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करें। आपका अधिकार है कि आप टीचर से क्वेश्चन पूछिए, टीचर का कर्तव्य है कि वो आपको उसका आंसर दे। ठीक है, तो यही है एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। सेकंड बात करता है एक का अधिकार उसका कर्तव्य भी है।
एक व्यक्ति के अधिकार में उसका कर्तव्य भी निहित है कि वो दूसरे के उस प्रकार के अधिकार को मानते हुए उसमें बाधा भी न डाले। यानी कि जो अधिकार की डिमांड कर रहा है उसका कर्तव्य भी है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं अगर वो किसी और प्रकार के अधिकार को मानना है तो उसमें बाधा भी न डाले कि नहीं भाई ये मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा ये कर्तव्य भी है कि उसके साथ में भी व्यवहार आप करिए सही से। तीसरा बात करता है अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अथवा करके ये भी हो सकता है। अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। अधिकार प्राप्त करने में मनुष्य आनंद का अनुभव करता है, जबकि कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बार में उसको असहज दिखता है। कर्तव्यों के बिना भी अधिकारों का जन्म ही नहीं हो सकता। जैसे हम सब अपने अधिकारों की तो मांग करते हैं लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। आप लोग घर में तो बहुत अच्छी सी डिमांड रख देते हो कि आपका अधिकार है, ये चीज है, कर्तव्य भूल जाते हैं कि आपको पढ़ना भी है। आप अधिकार पूर्वक मांग तो लेते हैं कि हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, लेकिन कर्तव्य यही है कि आपको किस तरीके से रिसोर्सेज मिल गए उसका पालन करते हुए आपका कर्तव्य है कि आप पढ़िए भी। ठीक है, तो इन चीजों के लिए बात है। तो अधिकार है, इसलिए कहा जाता है अधिकार तथा कर्तव्य एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। अब आता है कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्तव्य के प्रकार, तो नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य क्या है? अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य है। जो भी हमारा पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखने का काम है। ये थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही करेगी, हमारा भी तो दायित्व है कि उसको करा जाए। बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना हर माता पिता का यही चीज कर्तव्य है। माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, कि जिन माता पिता ने हमें पढ़ाया है जब वो बुजुर्ग हो जाए तो हम उनकी सेवा करें, ये हमारा भी कर्तव्य है। सामाजिक नियमों का पालन करना है, जो भी समाज ने नियम बना रखे हैं उसका पालन करना है। ये नहीं कि अपने नियम बना के चल रहे हैं, माई लाइफ माई रूल्स। अरे नहीं भाई, समाज में रह रहे तो हमें सामाजिक नियमों को भी मानना पड़ेगा। परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये चीज है। अब कानूनी कर्तव्य क्या होते हैं? तो कानूनी कर्तव्य है संविधान का सम्मान करना है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, ये कर्तव्य है हमारे। कानून व व्यवस्था बनाए रखना, कि ये ना हो कि हम रूल्स को तोड़े जा रहे हैं, जो भी कानून है उसके दायरे में चीजें करें। नियमित रूप से कर देना, टैक्स देना। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, देश की एकता व अखंडता को सुरक्षित बनाए रखना, ये किसी भी प्रकार से ना हो कि देश की एकता व अखंडता को खंडित हो। देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी पूर्ण उपयोग करना और ओजोन परत की हिफाजत करना। ओजोन परत में जिसमें कह सकते हो छिद्र होता जा रहा है, किस लिए हो रहा है? CFCS कार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कहां से निकल रहा है? घरों की AC से, रेफ्रिजरेटर से, इस तरीके से। तो ओजोन परत की भी हिफाजत करनी, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। ठीक है, वो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार और दावे में अंतर बताइए। अधिकार क्या है और दावा क्या है? तो जरा देखिए, अधिकार व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए मिलने वाले अवसर हैं। किस तरीके से आपको अपना व्यक्तिगत विकास करना है, वो अधिकार है। दावा, व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ दावे करता है कि मेरे को अपनी ये इच्छा है, हमारी आकांक्षा है, तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं ऐसा काम करूँ। जैसे आपकी इच्छा आकांक्षा है कि आपको बढ़िया मार्क्स लेकर आने, 11th में पास आउट होकर दिखाना, तो ये दावा करिए अपने आप से। सेकंड है अधिकार, मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसके लिए औचित्य सिद्ध हो सकते हैं, हम इसको अपना रेलिवेंस दिखा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, अधिकारों, मूल अधिकारों में आपको बढ़ाया हुआ है। और लेकिन दावा जरूरी नहीं है औचित्य सिद्ध हो, बोल दिया शर्त से मुकर जाते हैं तो क्या करोगे। थर्ड है अधिकार को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन दावे को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। कोई किसी ने शर्त लगाई, दावा करा, लेकिन वो अपने शर्त से मुकर गया, क्या करोगे? जाकर कोर्ट में थोड़ी ले जाओगे उसको। अच्छा, ये दवा नहीं है, दावा है, दावा दावा दावा। क्वेश्चन नंबर 23, एक अच्छे नागरिक के कुछ 4 विभिन्न गुण बताइए, या अच्छे नागरिक का निर्माण करने वाले कौन कौन से गुण है, कम से कम 2 उदाहरण देकर। तो 2 से बात करिए, 4 दे देंगे आपको, 5 6 लो बेटा, 7 उदाहरण। पहला, एक आदर्श नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ कर करता है। मताधिकार, राइट टू वोट का यूज, ये आदर्श नागरिक की बात हो रही है। हमेशा अपने वोट का सूझबूझ के आधार पर करना है, ये नहीं कि भीड़ क्या कह रही है हम उस आधार पर वोट कर देंगे। और शासन की प्रक्रिया में भागीदारी करता है, क्योंकि एक वही टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ऐसे नेता लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाते पूरे 5 साल, लेकिन एक उसी टाइम पर होता है जिस टाइम पर इलेक्शन के टाइम पर, तब वो एक एक गलियों में घूम रहे होते हैं और उनका भविष्य हमारे हाथों में होता है।
तो अपने वोट का बहुत ढंग से यूज करना है हमें, और ऐसा करके नागरिक देश को अच्छे सरकार देता है। हम कहते हैं ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण भी तो हम ही रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप तो चुनकर नहीं गए हैं, चुनकर तो हमने ही भेजा है। ठीक है, तो अपनी सूझबूझ से करना था, स्वयं को उदासीनता के अवगुण से बचाता है। ठीक है। सेकंड, आदर्श नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है और निष्ठापूर्वक उन्हें निभाता भी है। जो भी हमारे कर्तव्य है उसको भी हमें जानना है। थर्ड बात करता है कि उच्च नैतिक चरित्र का व्यक्ति होता है, ईमानदारी से काम करता है, अनुशासित होता है, आत्मनियंत्रण रखना जानता है कि अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखा जाए। जब अपने आप पर नियंत्रण रख लोगे तब दूसरों पर नियंत्रण रखा जाना आसान, क्योंकि जब आप खुद जैसा करोगे तभी तो जाकर दूसरों को भी बता पाएंगे। फिफ्थ, अच्छी जानकारी देश विदेश के बारे में रखता है और शिक्षित होता है, बुरे कानूनों का शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक उपायों से विरोध करता है और देशभक्त होता है और स्वयं से पहले देश को रखता है। बस यही चीज है। ठीक है ना, एक अच्छा नागरिक देशभक्त होता है और किसी प्रकार से भक्त नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए देश है। ठीक है, तो हमें अपने जो निजी स्वार्थ है उनसे ऊपर देश के बारे में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है नागरिकता किस प्रकार से खोई जा सकती है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है, नागरिकता सिटीजनशिप, तो किस प्रकार से खोई जा सकती है। ठीक है, तो पहला, विदेश में स्थायी निवास, यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश में जाकर रहने लगे तब वे अपने देश की नागरिकता को खो देते हैं। पता चला कि कोई भारतीय और वो दूसरे देश में स्थायी निवास हमेशा के लिए बस गया तो उस देश की, हमारे देश की नागरिकता चली गई। इसके अलावा और कैसे चली जाएगी, देश विद्रोह में, पता चला देश से कोई विद्रोह कर लिया, निरंतर विद्रोही गतिविधियां, तो देश की नागरिकता चली जाएगी। इसके अलावा विदेश में विवाह कर लिया है, किसी विदेश में गए और विदेशी से विवाह कर लिया तो यहाँ की नागरिकता चली जाएगी उस देश की। किसी भूभाग से पृथक होने पर यदि कोई देश किसी दूसरे देश का हिस्सा बन जाता है या समझौता या संधि द्वारा अलग हो जाए तो वहां के नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे, नागरिकता छोड़नी होगी। जैसे मान के चलो कोई एक देश है उसके ऊपर हमला हो गया है या फिर अलग हो गया है वो दूसरे देश से और किसी दूसरे देश के साथ में संधि कर लिया तो वहां के जो नागरिक हैं वो आराम से दूसरे देश के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है ना, वो पहले देश की। क्वेश्चन नंबर 25 बात करते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता किसे कहते हैं। इसका अभिप्राय संपूर्ण है जिसमें कह सकते हो, इसका अभिप्राय यह है कि नागरिकों को देश में जहां चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अधिकार के, तो बिना किसी भेदभाव के उनको अधिकार मिलना चाहिए, यही तो नागरिक है। अब जो अधिकार हमें अपने देश में मिले हुए वो विदेशी यहाँ पर आएंगे तो उनको नहीं मिलेंगे ना अधिकार, क्योंकि वो इस देश के नागरिक नहीं है। तो यही है नागरिकता। ठीक है, तो भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जन्म के आधार पर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या है, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। इसके अलावा पंजीकरण के द्वारा, प्रकृतिकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन, और एक और पांचवा आता है वो कि कोई भूक्षेत्र आकर हमारे में मिल जाए। तो 5 तरीके से हैं। भारत में जन्म हो गया, नागरिकता मिल गई। कोई वंश परंपरा, कोई हमारे पूर्वज रहते हुए आ रहे तो मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन के द्वारा कि रहते रहते हो गया। और भूक्षेत्र, कोई देश मान के चलो पहले किसी और का पार्ट था, आज वो हमारे देश का पार्ट बन गया है ट्रीटी के द्वारा, तो हम उसकी नागरिकता मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको अलग से करवा दिया। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन नंबर 26 की तरह। यार मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, बढ़िया लग रहा है ना, तो शेयर कर दो यार। ठीक है, चलो ऐसे ही पढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26, सार्वभौमिक नागरिकता क्या है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या है। तो किसी देश की पूर्ण सदस्य उन सबको उपलब्ध होना चाहिए जो सामर्थ्य उस देश से आवेदन करते हैं, किंतु नागरिकता देने की शर्तें सभी तय करते हैं। अवांछित मांग को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सार्वभौमिक नागरिकता पूरे देश में उसमें कहीं ना कहीं आवेदन करके उनको नागरिकता मिल जाए, वो चीज बात करता है। क्वेश्चन नंबर 27, शरणार्थी का स्पष्ट करते विस्थापन के कारण बताइए। शरणार्थी किसको कह रही है और विस्थापन के कारण क्या है, क्यों हुआ है उनके पास में। तो शरणार्थी का अर्थ क्या है, तो शरणार्थी का अर्थ है विस्थापन के कारण जो लोग ना तो घर लौटे हैं और ना ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, वो बाउंड्री पर खड़े हुए हैं, तो राज्य विहीन या शरणार्थी कहलाते हैं। कि अब उनका तो कोई देश ही नहीं बचा, अपने देश से निकल गए हैं वो किसी भी कारण से, जैसे अकाल पड़ गया उनके देश में, युद्ध हो गया हो, सुनामी आ गई, अत्याचार हो गए इत्यादि, तो वो उस तरीके अब दूसरा देश उनको अपना नहीं रहा, तो वो क्या कहेंगे, शरणार्थी।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं शरणार्थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें आदर्श नागरिक के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं बताइए। वैसे क्वेश्चन नंबर 28 आई है, 27 हो गया। तो 2 क्या है आने वाली 2 बाधाएं क्या है? एक तो सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता कम्युनिज्म जिसको बोल सकते हो, सांप्रदायिक दंगे जिसको कह सकते हो, वो हो जाते हैं। जिसमें एकता की भावना को ठेस पहुंचती है, वो है सांप्रदायिक। अनपढ़ता जिसको बोल सकते हो, असाक्षरता, अशिक्षित समाज भी कहीं ना कहीं आदर्श नागरिक समाज नहीं बन सकता। फिर आता क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के प्रमुख, इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा धर्मनिरपेक्षता, और ये वाली पूरी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों की समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, अथवा राष्ट्रवाद के किन्हीं 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्या चीज है राष्ट्रवाद? तो संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का, जिसमें कह सकते हो कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से अंकुश ना लगे, हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आधुनिक राष्ट्र राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। संप्रभु राज्य ही परस्पर दूसरे राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार करता है। संप्रभुता विहीन राजनीतिक इकाई को इस प्रकार संधि करने का अधिकार नहीं होता कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी नहीं बन सकते। तो वही चीज है कि हम इस तरीके से किसी देश के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हम अपने आप से जिस मर्जी देश के साथ में क्या करें, संधि करें। क्षेत्रीय अखंडता, तो संप्रभु राज्यों को अपने भूक्षेत्र अंतर्गत सर्वोच्च असीमित सत्ता प्राप्त होती है। इस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। संप्रभुता विहीन राजनीतिक इकाई का अन्य राज्यों से कोई स्थान नहीं है। राष्ट्र राज्य प्रणाली की विशेषता, प्रथम विशेषता का तार्किक परिणाम है कि राज्य की सीमाओं की रक्षा हर दशा में होती है। क्षेत्रीय अखंडता है कि मान के चले जो भी हमारा देश है उसकी जो भी हमारी क्षेत्रीय अखंडता है, उन चीजों को हमें क्या करना है, बरकरार रखते हुए हमें सेवा करनी है। तो ये क्षेत्रीय अखंडता है, इसको हमें बरकरार रखते हुए चलना है। जो भी इसकी सीमा है उनको हमें बचा के रखना है। ठीक है ना, हमें का मतलब राज्यों की वैधानिक समानता क्या है? तो सभी राष्ट्र राज्य अंतरराष्ट्रीय बरादरी के समान सदस्य हैं। जो अंतरराष्ट्रीय, चाहे उनका आकार, जनसंख्या, आर्थिक संसाधन, दैनिक क्षमता आदि भी किसी भी प्रकार से समान हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उसमें सब समान माने। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि सभी स्वतंत्र राज्यों की समानता का सिद्धांत लगभग उसी समय अपनाया गया जब राष्ट्र राज्य अस्तित्व में है। राष्ट्र राज्य जिसमें अपना उनका कल्चर है, अपनी एक भू क्षेत्र है। ठीक है ना, 18वीं शताब्दी जिसमें कह सकते हो लेखकों ने राज्यों के समानता के सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वैसे तो 30 चल रही है। राष्ट्रवाद के दायरे क्या क्या है, राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है? तो क्या है? पहली, धार्मिक विभिन्नता। धार्मिक विभिन्नता राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त कर देती है। कैसे कर देती है? बहुत सारी धार्मिक विभिन्नताएं होंगी तो लोगों के अंदर धार्मिक वो राष्ट्रवाद उतनी प्रगाढ़ रूप से नहीं मिलता जहां पर एक ही धर्म के कह सकते हो मिलता है। भारत इसका एक एक्सेप्शन है। भारत में विभिन्नता है तब भी राष्ट्रवाद है, इसलिए बोलते हैं ना विविधता में एकता। भारत इसका एक्सेप्शन है। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद की भावना यानी कि अपने अपने क्षेत्र को हमें ज्यादा से लोग विचार करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो एक पूरा देश है उसके लिए भावना कम हो जाती है, संकीर्ण करके राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। आर्थिक असमानता, पता चला कि देश में रह रहे हैं और हमारे पास में आर्थिक असमानता है तो फिर पहले अपने को देख रहा है, तो आर्थिक असमानता भी राष्ट्रवाद के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाती है। इसलिए आर्थिक समानता लानी बहुत ज्यादा। और फोर्थ है नैतिक मूल्यों का ह्रास। जो नैतिक मूल्य हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो नैतिक मूल्य के ह्रास के कारण भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं हो पाती है। और क्या होती है? भाषा की समस्या कैसी है? तो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली भाषा समस्या भी राष्ट्रवाद के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है, कि जिसमें कह सकते हो कि अलग अलग क्षेत्र में जो रह रहे हैं लोग वो अपनी भाषा को क्या कर रहे हैं, ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग भाषाएं भी हैं, तो एक भाषा को अगर दूसरे के ऊपर थोप दिया जाएगा तो भी राष्ट्रवाद के रूप में प्रॉब्लम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर उदाहरण सहित रोशनी डालिए। उदाहरण भी देना है, कैसे हो सकता है? अभी जो हमने बात करी थी कि बाधाएं क्या है, अब उसको प्रेरित भी तो करना है। प्रेरित कैसे कर सकते हैं? साझा विश्वास। ठीक है ना, साझा विश्वास क्या है? एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। पता चला कि प्रॉब्लम एक के साथ में ये दूसरा जब उसका साथ दे रहा है तभी तो लगेगा यार सब एक हैं हम, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब जगह पर एक है, तब लगता है साझा विश्वास है। राष्ट्रवादी विचार जो होते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इतिहास, हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। सभी का जब एक जैसा इतिहास है, ठीक है ना, तब है।
कि व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर अधिकतर स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की स्थायी पहचान का ढांचा होता है, जिसमें कह सकते हो कलाकृति है, स्मृतियां, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये सब किसी एक की थोड़ी है, सभी की है, तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं हेतु राष्ट्र के इतिहास में बोध की रचना करते हैं। तब लगता है कि यार ये सब कुछ अपना है। थर्ड आता है भूक्षेत्र। तो भूक्षेत्र किसी भूक्षेत्र पर काफी हद तक साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जनसाधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती हैं। ठीक है, तो स्मृतियां जो है वो जनसाधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती हैं, जैसे कि मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं, कोई पवित्र भूमि कहता है। जैसे हम भारत को क्या क्या कहते हैं, भारत हमारी मातृभूमि। ठीक है, तो उस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से हमारे भूक्षेत्र को जब हम अपने स्मृतियों में धारण कर लेते हैं, भारत माता, ये सब चीजें। साझे राजनीतिक विश्वास होना चाहिए। जब राष्ट्र के सदस्यों की इस विषय पर एक साझा दृष्टि होती है कि वे कैसे राज्य बनाना चाहते हैं, शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, तब जाकर हम क्या करते हैं, राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है साझी सांस्कृतिक यानी कि राजनीतिक पहचान कैसी है। तो कैसी है राजनीतिक पहचान? तो साझी सांस्कृतिक पहचान अर्थात एक समान भाषा होनी चाहिए, जातीय वंश परंपरा आपसी संवाद को आसानी बना देता है। उसमें किसी भी प्रकार का अगर टकराव हो रहा है तो संवाद के जरिए निपटाया जाए। समान धर्म होने से एक जैसा त्योहार मनाना या प्रतीक धारण करना एक दूसरे के करीब लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये तो वहां के लिए। भारत में क्या होता है, हम सभी एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता जो चैप्टर है, तो इसके 5 क्वेश्चन देखते हैं और इस तरीके से ये बुक खत्म, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो पहला, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, यानी कि जहां पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, सभी धर्मों का यहाँ पर क्या होता है, सम्मान किया जाता है। धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना, कोई एक धार्मिक समूह है उसका वर्चस्व हो रहा है तो उसको रोकना है। धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और किसी भी प्रकार की धार्मिक गठजोड़ से परहेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें धार्मिक गठजोड़ करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 32 बात करता है भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के दर्शन वाले 3 विशेषता लिखे। वैसे 33 है ये क्वेश्चन, ठीक है। अथवा क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? हाँ बिल्कुल, भारत एक सेक्युलर स्टेट है। कैसे? हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में होनी चाहिए, सभी गुण विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन, यहाँ किसी भी धर्म विशेष को राजधर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। ये नहीं बोला गया कहते हैं कि ये हमारा धर्म होगा, सभी धर्मों का सम्मान है। भारत के पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता होने का आशय ना हो, ना तो इसके वास्तविक होने से और ना तो इसके धर्म विरोधी होने से है। तो हम धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि कहते हैं कि हम कोई धर्म विरोधी हैं, या फिर कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे कि हम इसी धर्म को मानते हैं। सभी धर्मों का सम्मान है। थर्ड, भारत धार्मिक मामलों में सदस्य है, वह ना किसी धर्म के साथ पश्चात करता है और ना ही धार्मिक आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करता है। ठीक है ना, किसी भी धर्म के साथ में पक्षपात आएगा, पश्चात नहीं, पक्षपात। ठीक है ना, किसी भी साथ में भेदभाव नहीं होता, किसी भी धर्म के साथ में सभी धर्मों को अपना अपना त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना कीजिए। आप आलोचना भी आ गई, किस तरीके से आलोचना होती है? तो पहला देखिए, तो पहला पॉइंट है धर्म विरोधियों के अनुसार धर्मनिरपेक्ष धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा बन जाती है। कई बार ये भी होता है, धार्मिक अपनी अपनी धार्मिक पहचान के लिए भी खतरा बन जाती है। पश्चिम से आयातित है, बोला हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया धर्मनिरपेक्ष पश्चिम से लिया है। अल्पसंख्यक अधिकारों को पैरवी करता है कि धर्मनिरपेक्ष अल्पसंख्यक अधिकारों को बढ़ावा देता है। अल्पसंख्यकवाद का आरोप भी मढ़ा जाता है और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। सभी अपने एक एक धर्म को कह सकते हो कि कर लेते हैं ताकि उससे वोट बैंक तैयार कर दे।
अनावश्यक हस्ताक्षर क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सहित समर्थित धार्मिक सुधार को इज्जत देती है। तो हमारे यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से असमानता, किसी की स्वतंत्रता का हनन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, राज्य बीच में आता है। फिर वहां पर नहीं कहेंगे, कहते हैं कि ये चीजें कि यार हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में राज्य बीच में आ रहा है, क्योंकि हमें समानता को लागू करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल से आप क्या समझ सकते हैं। तो देखो यूरोपीय मॉडल क्या है, धर्म और राज्य के बीच में कोई संबंध नहीं होता, वहां पर धर्म अलग है, राज्य अलग है। राज सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, वहां पर बिल्कुल भी धर्म के मामले में नहीं है। अगर चर्च ने कोई रूल बना दिया है तो उसमें राज्य बीच में नहीं जाएगा, इसी तरीके से। और राज्य और धर्म दोनों मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना राज्य धर्म के मामले पर, ना धर्म राज्य के मामले में। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्ण रूप से धार्मिक तार्किक नीति नहीं आधार बन सकता, आधार नहीं बन सकती कोई धार्मिक विभाजन किसी भी तरीके। अगर वहां पर किसी धर्म ने अगर लगा दिया प्रतिबंध कि हम इस वाले समुदाय को बैन करते हैं तो वहां पर राज्य बीच में नहीं आएगा। ये यूरोपीय मॉडल भारत में नहीं है। भारत में हमें आना पड़ता है, हमारी राज्य सरकार को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि हमें समानता है, किसी भी प्रकार से असमानता नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा रीजन मना नहीं कर सकता कि हम इस समुदाय को आने से मना कर सकते, ठीक है ना। तो ये भारत का है, यूरोपीय मॉडल इसका अलग है, उल्टा है। राज्य किसी धार्मिक संस्था को सहायता प्रदान नहीं करेगा, ये यूरोपीय मॉडल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी के विचार क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो पहला पॉइंट, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण देना। उन्होंने बोला राज्य द्वारा समान संरक्षण सभी धर्मों को, किसी एक विशेष धर्म को नहीं। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे। वो ये नहीं चाहते थे कि एक धर्म आगे बढ़े और बाकी धर्म पीछे हो जाए, खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार ना करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे, वही चीज बात होती है। सेकंड पॉइंट, नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी धर्म के प्रति अपना किसी भी प्रकार से कोई विद्वेष रखते हो, कोई द्वेष रखते हो, वो भी नहीं था, ठीक है ना। सभी को सम्मान करते थे। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अत्तातुर्क से काफी भिन्न थे, साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। वो चाहते थे धर्म और राज्य के बीच में पूर्ण संबंध विच्छेद ना हो, जैसे यूरोपीय मॉडल वो भी नहीं हो, एक दूसरे में समानता भी करते हुए चले, ठीक है ना। धर्म राज्य को भी बताए कि आपका ये धर्म है, और राज्य भी अगर किसी भी प्रकार से असमानता हो रही है तो उसमें बीच में आ सकते हैं। फोर्थ है, उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, वो जो भी बताया, जैसे जातीय भेदभाव हो रहा है, दहेज प्रथा चल रही है, सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने हो तथा देश की महिलाओं को कानून अधिकार देना हो, स्वतंत्रता मुहैया कराने में खुद महत्वपूर्ण भूमिका नेहरू जी ने निभाई, ठीक है। सती प्रथा को हटाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा हटाया गया था, और जिसको कह सकते हो 1829 में राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। अनेक मामलों में वे लचीला होने को भी तत्पर थे, मगर एक ऐसी चीज जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौता बने रहे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे। वो चाहते थे कोई एक धर्म न बन पाए, बहुसंख्यक समाज ना हो, सभी तरीके से बनता चले। राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न हो सकता था, उनको लगता था, इसलिए वो सबका मिक्सचर चाहते थे। वो चाहते थे इस तरीके से समाज रहे जिसमें सभी को अपनी पहचान मिलती है। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, भारत की एकता व अखंडता की एकमात्र गारंटी था। तो इस तरीके से था ये आपका चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर क्या आप कह सकते हो, पूरी बुक जो आपकी गणितिक सिद्धांत बुक थी वो पूरी होती है, ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बन सकते थे आपके सेकंड बुक से, ठीक है ना, वो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराए हैं, ताकि आपको ऐसे पूरी बुक समझा भी जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।